हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन। अब तो नाम याद हो ही गया होगा। मैं आपका केमिस्ट्री गुरु। आज परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो सीरीज आप देखते हुए आ रहे हैं, उसके अंदर अगले लेक्चर में आपके सामने हूं। आज मैं आपको श्रोडिंगर की जो तरंग समीकरण है उसके ऊपर किस प्रकार से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है वो बताऊंगा। आपने इससे पहले वाले लेक्चर में जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का जो समीकरण है उसके ऊपर आधारित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसको देख लिया होगा। तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत में हाइजेनबर्ग ने कॉन्सेप्ट बताया वो समझ में आ गया। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन अथवा कोई भी दूसरा कण जिसका द्रव्यमान नगण्य है उसको हम कण और तरंग दोनों की भांति बता सकते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग ने इसी कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया। उन्होंने बोला कि नहीं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन या किसी भी दूसरे कण को कण की भांति देखना चाह रहा हूं तो उसी समय तरंग की भांति नहीं देख सकता, कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाएगी। और ये जो त्रुटि है ये उसकी स्थिति में आएगी डेल्टा एक्स। हमने स्थिति में त्रुटि को बताया था। और ऐसे ही अगर मैं उसको तरंग की भांति मान लेता हूं तो फिर जो कण की भांति उसका व्यवहार है हम उसको साइमल्टेनियसली मतलब सापेक्ष दोनों को एक साथ नहीं बता पाएंगे। और इस स्थिति में जो डेल्टा वी है अर्थात चाल में त्रुटि या डेल्टा पी अर्थात संवेग में त्रुटि उसके आने की संभावना प्रबल हो जाएगी। तो इस आधार पर हाइजेनबर्ग ने अपने अनिश्चितता सिद्धांत समीकरण को बताया और फिर उन्होंने इसको भी बताया कि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना की बात कर सकते हैं परमाणु के अंदर, और वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सर्वाधिक है, प्रोबेबिलिटी सर्वाधिक है, उस क्षेत्र को हम परमाणुवीय कक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणुवीय कक्षक। तो बच्चों, जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, श्रोडिंगर ने परमाणुवीय कक्षक का गणितीय स्वरूप कैसा होता है, मैथमेटिकली हम परमाणुवीय कक्षक को कैसे बताते हैं, उसको बताने में हेल्प किया है। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार से यहां पर प्रॉब्लम पूछी जा सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है परमाणु कक्षक अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल का गणितीय रूप, और इसके लिए हम मुख्यतः उपयोग में ला रहे हैं श्रोडिंगर की तरंग समीकरण या श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन। तो देखिए, यदि परमाणुवीय कक्षक जिसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल भी बोलते हैं को गणितीय रूप में दर्शाना है तो हम जो श्रोडिंगर की तरंग समीकरण है उसका उपयोग करते हैं, तरंग समीकरण का उपयोग करते हैं। तो आपको सिर्फ जो तरंग समीकरण है वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए, यह तरंग समीकरण है क्या? तरंग समीकरण, श्रोडिंगर ने ये जो तरंग समीकरण बताया है बच्चों, वो ये बताया है, देखिए, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाय एच स्क्वायर ई माइनस पीई इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये देखिए, अब सबसे पहले यहां पर ये जो डेल स्क्वायर है, ये देखिए, इसको बोलते हैं डेल स्क्वायर। ये इसका नाम है डेल स्क्वायर। जैसे मैथमेटिक्स में गणित में होता है ना डी बाई डी एक्स, ये देखिए, जिसको हम डिफरेंशियल भी बोलते हैं डी बाई डी एक्स, वैसे ही ये जो डेल स्क्वायर है ये भी एक ऑपरेटर है जिसको लाप्लासियन, एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने बताया था, इसलिए इसको हम ये भी बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब एक ऐसा गणितीय स्वरूप जिसके आधार पर हम त्रिविम में
किसी भी कण की स्थिति को सही सही बता सकते हैं। इसको जब हम खोलते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो देखिए इसको ऐसे खोला जाता है। इसका मतलब ये होता है, ये पार्शियल डेल्टा का साइन है, तो पार्शियल डेल्टा स्क्वायर बटा डेल्टा एक्स स्क्वायर, पार्शियल डेल्टा स्क्वायर बटा डेल्टा वाई स्क्वायर, पार्शियल डेल्टा स्क्वायर बटा डेल्टा जेड स्क्वायर। ये देखिए बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ये देखिए ये त्रिविम है। और हमने जैसा कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत में पढ़ा कि जो परमाणुवीय कक्षक होता है वो त्रिविम स्वरूप है, त्रिविम में उपस्थित होता है। तो ये देखिए, ये मैं मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट है ये है साई। ये जो साई है इस समीकरण में आप देख रहे हैं, साई यहां पे भी लिखा है, यहां पे भी लिखा है, ये तरंग फलन है जिसको हम इंग्लिश में वेव फंक्शन बोलते हैं। और यही मैथमेटिकली, गणितीय रूप से किसको बताता है, परमाणुवीय कक्षक को बताता है। इसको हम साई बोलते हैं, ये PSI, पिसाई नहीं बोलोगे, साई बोलोगे, साई। और ये गणितीय रूप में परमाणुवीय कक्षक को बताता है। ये देखिए, परमाणुवीय कक्षक अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल को बताता है। भाई ये तो बिल्कुल सोचनीय बात है ना। कोई हाइजेनबर्ग परमाणु के अंदर एकदम अंदर थोड़ी गए थे कि ये रहा कक्षक और ये ऐसा होता होगा। तो ऑब्वियसली इसके पीछे उनकी जो सोच रही होगी वो कुछ गणितीय रही होगी, मैथमेटिकल रही होगी, जिसको साकार कर दिया श्रोडिंगर ने। ओके, तो श्रोडिंगर के अनुसार इस समीकरण में, जिसको श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं, साई क्या बता रहा है, तरंग फलन, वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये परमाणुवीय कक्षक को गणितीय रूप में बताने का तरीका है। ऐसे ही अगर हम यहां पर बात करते हैं पाई, ये तो हमको पता ही है 3.14, m ये इलेक्ट्रॉन का भार या द्रव्यमान है, जिसका मान हमेशा हमको पता रहता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अथवा भार। और ये वैल्यू हमको पता है 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। और ऐसे ही जो कैपिटल E है ये इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है, जिस परमाणुवीय कक्षक में उपस्थित होगा, कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं Pe की, तो ये स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी। ये देखिए स्थितिज ऊर्जा, आपको याद होगा हमने पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का मान लिखा हुआ है बोहर के परमाणुवीय मॉडल के अंदर, लिखा हुआ है बच्चों, आपके पास भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो Pe पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ओके, और H प्लांक स्थिरांक है। तो ये देखिए, ये जो साई है, जो हमने त्रिविम में एक बिंदु बताया है, ये परमाणुवीय कक्षक होगा, ऐसा यहां पर दिख रहा है। और ये जो परमाणुवीय कक्षक है, इसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल पॉइंट ये है, जो साई स्क्वायर है, ये देखिए साई स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर ऑफ साई भी बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के मिलने की परमाणुवीय कक्षक में संभावना को बताता है। तो देखिए ये गणितीय रूप में परमाणुवीय कक्षक में इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना को बताता है। ठीक है बच्चों, तो साई का मतलब आपको क्लियर हो गया, यह परमाणुवीय कक्षक का गणितीय रूप है।
और जब भी हमको इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना को बताना है इसके अंदर, हम साई का स्क्वायर कर दिया करेंगे। गणितीय रूप में जो भी तुमको साई का मान दे रखा होगा, अगर आप उससे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता या संभावना को बताना चाह रहे हैं तो साई का स्क्वायर कर देंगे। जैसे हम जानते हैं, जैसे जो नाभिक होता है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना कितनी होती है? शून्य होती है, जीरो होती है। इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना शून्य होती है। और शून्य का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जो साई स्क्वायर का मान है वो शून्य होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप ये जो लाप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर आपने लिखा है, उसकी जगह आप ये लिख दोगे, जैसा मैंने आपको बताया, ये पार्शियल डेल्टा के साइन को बता रहा है। पार्शियल डेल्टा मतलब आंशिक रूप से एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के मध्य जो त्रिविम है वहां पर कहीं परमाणुवीय कक्षक मिलता होगा। तो अगर मैं डेल्टा स्क्वायर की जगह ये मान यहां पे रख दूंगा तो समीकरण का एक और रूप हमारे सामने आएगा। ठीक है, तो आपको अगर एग्जाम में कुछ भी मिलता है आपके लेवल पर तो इनमें से कुछ ही मिलेगा। बस श्रोडिंगर की तरंग समीकरण में आपको इतनी बातों को याद रखना है बच्चों। तो मैं यहां पर इस डेल स्क्वायर के मान को रख के और आपको बता देता हूं। ठीक है, ये सबसे पहले आप अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लो बच्चों। हाँ बच्चों देखिए, तो अभी हमने जो समीकरण लिखा है श्रोडिंगर का तरंग समीकरण, वो ये लिखा है डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बटे एच स्क्वायर और ई माइनस पी ई इंटू साई इज इक्वल टू 0। और इसको अगर मैं ऐसे एक्सपेंड करता हूं, देखिए डेल स्क्वायर को, तो डेल स्क्वायर की जगह ये हो जाएगा पार्शियल डेल्टा स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल डेल्टा एक्स स्क्वायर, पार्शियल डेल्टा स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल डेल्टा वाई स्क्वायर, पार्शियल डेल्टा स्क्वायर बटे डेल्टा जेड स्क्वायर, और पूरे के पूरे समीकरण को हम यहाँ पे साई से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाय एच स्क्वायर ई माइनस पी ई इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये देखो बच्चों, ठीक है, तो आप साई को अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपको ये समीकरण मिल जाएगा। ये पार्शियल डेल्टा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साई डिवाइड बाय पार्शियल डेल्टा एक्स स्क्वायर, पार्शियल डेल्टा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साई डिवाइड बाय पार्शियल डेल्टा वाई स्क्वायर, पार्शियल डेल्टा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साई डिवाइड बाय पार्शियल डेल्टा जेड स्क्वायर, ये देखिए, और प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाय एच स्क्वायर ई माइनस पी ई इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये देखिए, तो ये भी श्रोडिंगर की तरंग समीकरण ही है। तो किसी भी प्रकार से आपको बस एग्जाम में यही देखने को मिल सकता है कि इनमें से श्रोडिंगर की तरंग समीकरण कौन सी है। तो आपको ये तरंग समीकरण याद रखना है। ये कहां से श्रोडिंगर ने सोचा, कैसे सोचा, इसके लिए कुछ नहीं आने वाला प्रॉब्लम कि आपने श्रोडिंगर को देखा है क्या, कि उन्होंने किस सोच के आधार पर अपनी तरंग समीकरण को बताया, क्या इस प्रकार का प्रॉब्लम आपके सामने आएगा क्या? नहीं। तो अपने को तो दिमाग ये लगाना है कि ये इक्वेशन मुझे याद हो जाए, और इसमें मुझे दिमाग लगाना है कि साई परमाणुवीय कक्षक को बताता है जो वेव फंक्शन या तरंग फलन है, और अगर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना को मुझे बताना है तो मुझे साई स्क्वायर से उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? अब जो श्रोडिंगर की तरंग समीकरण है बच्चों, उसी के आधार पर हम कहां तक पहुंचेंगे? परमाणुवीय कक्षक तक। और इसके लिए मुझे 3 क्वांटम संख्याओं का उपयोग करना पड़ेगा। ये देखिए, तो मैं अब उनको 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो परमाणुवीय कक्षक तक पहुंचने के लिए मुख्यतः हमें 3 क्वांटम संख्याओं का उपयोग करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि सर क्वांटम संख्याएं 4 होती है या 3 होती है? तो होती तो 4 हैं, लेकिन
अगर मुझे परमाणविक कक्षक तक पहुंचना है तो मुझे 3 जो क्वांटम संख्याएं हैं, पहली 3 क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, इनके उपयोग से मैं परमाणविक कक्षक तक पहुंचूंगा। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये होते क्या हैं, तो वो मैं बताऊंगा ना आपको। ये सभी को क्लियर हो गया कि इस पे कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर आधारित आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को? चलिए, तो अगली सीरीज जो आप देखने जा रहे हैं, अगला जो आप एपिसोड देखने जा रहे हैं परमाणु संरचना का, उसके अंदर मैं आपको क्वांटम संख्याओं के ऊपर किस प्रकार से कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं वो बताता हुआ दिखूंगा। ठीक है बच्चों, तो इसको अपनी कॉपी में ढंग से डिक्टेट कर लीजिए सभी।